वेलकम फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले फेस्टिवल में मैं एक शर्ट खरीदने के लिए एक दुकान में गया था। वहाँ पे मैंने एक शर्ट खरीदने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन था, बाई वन गेट वन फ्री। क्या हुआ, मैं एक शर्ट ही खरीदा लेकिन मुझे दो शर्ट दे दिया। आपके लाइफ में भी ऐसा होता है कभी कभी। कभी सोचा है ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया, एक डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरी फ्री में आ गया? ऐसा कभी सोचा है? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उसको कहता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। जैसे एक डिजीज़ का ट्रीटमेंट करके आप क्योर हो गया, दूसरी डिजीज़ फ्री में आपको आ गया। इसके ऊपर ही आज बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है वीडियो, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन होने का कारण क्या है, क्या किस सोर्स से नोसोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में आ सकता है, और क्या स्ट्रेटेजी लेंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? बेसिकली नोसोकोमियल वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिससे दोनों वर्ड से डेराइव किया गया है। वो है एक नोसस मतलब डिजीज, एंड दूसरी है कोमियन मतलब टू टेक केयर ऑफ। नोसोकोमियल इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में रहने की वक्त होता है। पेशेंट एडमिशन के टाइम पे वो डिजीज़ नहीं था, लेकिन एडमिशन के बाद ट्रीटमेंट होने की टाइम पे ये डिजीज़ हो सकता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर इन्फेक्शंस acquired during the process of receiving health care that was not present during the time of admission. A nosocomial infection is an infection you get while you are in the hospital for another reason. अगर आप हॉस्पिटल में किसी काम से गए हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे एडमिट है ट्रीटमेंट के लिए, और अगर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारा पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उस डिजीज़ का जाम्स जो है वो वहाँ पे मौजूद रहता है। क्या होता है, आप जब पेशेंट के नज़दीक जाते हैं, उसको टच करते हैं, उसको ड्रेस जो है, उसको जो सीट है, उसका नज़दीक में जो एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट में वो सब माइक्रोब्स मौजूद रहता है। हमारा अनजाने में वो सब हमारा शरीर में एंटर करता है। इसलिए इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है? देखिए, हॉस्पिटल में बहुत सारा पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है, और पेशेंट का जो डिजीज़ है उसका लिए रिस्पॉन्सिबल जो जार्म्स है, पैथोजन है, वो एनवायरनमेंट में आ जाता है। एनवायरनमेंट में और जो मतलब ड्रेस है, उसका जो मेडिकल लॉजिस्टिक जैसे सिरिंज, नीडल और उसको जो कैथेटर है, उसमें वो जार्म्स रहता है। अभी क्या हुआ, जो पेशेंट का वो डिजीज़ नहीं है, अगर वो उसको टच करेंगे और एनवायरनमेंट में जो वो पैथोजन छोड़ा है वो सांस लेने के वक्त वो ले लेंगे, तो जार्म अपने आप ही आ सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीड्योर रहता है, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोसीड्योर्स मानना ज़रूरी होता है। अगर ये सब प्रोसीड्योर्स ठीक तरह से नहीं माना गया, तो तभी ये इन्फेक्शन वाला जो चांस है वो आने की चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। अभी जो पैथोजेंस है ये दो टाइप का हो सकता है। एक है नॉर्मल पैथोजन, जिसको मेडिसिन देके इजीली हैंडल किया जाता है और क्योर करने का चांसेस पूरा है। और दूसरी वाला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस, मतलब इसको मेडिसिन देके कंट्रोल करना मुश्किल है। कुछ ऐसी दवाई बचा है जो इसको कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव है, सब दवाई इसमें काम नहीं करता है। ठीक है। हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं किसी काम से, हम लोग के ये बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन लेना, किसी जगह पे ऐसे टच नहीं करना है, और मास्क वगैरह ये सब यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि ये इन्फेक्शन वाला जार्म्स हमारा शरीर में ईजी से ना एंटर कर पाए। What are the most common source of hospital acquired infections? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहाँ से आ सकता है?
देखिए पहला वाला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से, दूसरी वाला है सेंट्रल लाइन से, तीसरी वाला है कैथेटर से, चौथी है वेंटिलेटर से एंड फिफ्थ है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये सब पॉइंट हम डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, लेकिन कौन सी जर्म्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लिए? ठीक है, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है और MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और कुछ टाइप का स्यूडोमोनास वैरायटी का जो माइक्रोब्स रहता है उससे द्वारा नोसोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होता है। आइए आप जान लेते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कैसे स्प्रेड हो सकता है। हम लोग जब सांस लेते हैं हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो ऑक्सीजन जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नॉर्मली वो सांस लेना अगर डिफ़िकल्टी है तो उसको लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है। अभी रेस्पिरेटर करने के लिए वो जो वेंटिलेटर है उनमें से अगर पहले से ही न्यूमोनिया का जर्म है तो वेंटिलेशन करने की टाइम पे वो जर्म्स उसमें स्प्रेड हो सकता है। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्या है? अब दाएं तरफ देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। ये यूज़ करके पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड जैसे नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट दिया जाता है और कभी कभी पेशेंट का अगर ब्लड देना ज़रूरी होता है तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ये यूज़ होता है। और कभी कभी कैंसर पेशेंट का जो कीमोथेरेपी है मतलब जो मेडिसिन है वो देने के लिए ये कैथेटर यूज़ होता है। अभी इस कैथेटर में अगर कोई जर्म्स है, अगर इस कैथेटर से द्वारा कोई जर्म आ सकता है तो उसको सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। अब एक कैथेटर का 6 पार्ट होता है। अब देखिए कैथेटर टिप वाला जो एंड है ये यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ जुड़ा रहता है और दूसरी एंड में जिसमें इन्फ्लेशन फनल है इनमें यूरिनरी बैग अटैच किया जाता है। जो पेशेंट यूरिनल में जाने से पहले ही यूरिनेशन कर देता है उसको लिए जनरली एक कैथेटर अटैचमेंट यूज़ होता है। अभी कोई इन्फेक्शन अगर इससे द्वारा स्प्रेड हुआ तो उसको कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आइए आप जान लेते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। देखिए सर्जरी के बाद अगर वो जगह ठीक तरह से मतलब ड्रेसिंग किया नहीं गया और वहाँ पे कोई और माइक्रोब्स जैसे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और स्यूडोमोनास अगर अटैक करता है तो वहाँ पे सेप्सिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सर्जरी के बाद सर्जिकल साइट में जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। हु आर मोस्ट एट रिस्क फॉर नोसोकोमियल इन्फेक्शंस? कौन नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा रिस्की है? देखिए ऑल पेशेंट्स आर ससेप्टिबल टू कॉन्ट्रैक्टिंग ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन। सब लोगों का ही सब पेशेंट का ही नोसोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, लेकिन सम पेशेंट्स आर ग्रेटर रिस्क देन अदर्स। कुछ ऐसा पेशेंट है जिसको इसका होने का रिस्क ज़्यादा है, जैसे यंग चिल्ड्रेन बच्चे लोगों के लिए, एल्डरली बुढ़े लोगों के लिए और पर्सन्स विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो सिस्टम्स मतलब जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है उसके लिए। क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं ताकि नोसोकोमियल इन्फेक्शन से आप बच सके? पहले वाला है हैंड हाइजीन। आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं पेशेंट के साथ मुलाकात होता है सो किसी से हैंडशेक नहीं करना है, पहले वाला है। दूसरी बात अगर आप यहाँ वहाँ बैठते हैं तो बैठना नहीं है। किसी जगह पे पेशेंट का ड्रेस और जो बेड है, सीटिंग जो अरेंजमेंट है उसमें टच नहीं करना है और हाथ को जो नाक है, मुंह है उसमें टच नहीं करना है।
दूसरी वाला है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे ग्लव्स और चश्मा पहन के जाना है। तीसरी वाला है रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे मास्क यूज करके जाना है। और फोर्थ पॉइंट है शार्प सेफ्टी, मतलब जो सिरिंज, नीडल्स है और कैथेटर है, इसको ठीक तरह से यूज़ करना है और इसको टच नहीं करना है। अगर टच किया तो हैंड्स प्रॉपर से वॉश करना और क्लीन करना पड़ेगा। दिस चैनल does not recommend use of any product or medicine shown in the videos. In no event shall this channel be liable for damage arising from its use. As you know, self-medication is very dangerous. The citation and example of such products or medicines are solely for educational purpose only. Thanks for watching. Please stay connected with the channel to get more video on pharmacy topic. Thank you.